गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब आ गई? अब सुनो, अब आ रही है आवाज मेरी? ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था पार्ट 5, सबका कंप्लीट हो गया कॉपी में। आज पढ़ेंगे पार्ट 6, ग्रामर में पार्ट 6 सर्वनाम। ठीक है, पेज नंबर निकालो 31, पेज नंबर 31। जो शब्द सबके नामों के बदले बोले जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम, सर्व का मतलब सबका और नाम यानी नाम। ठीक है, तो सबका नाम, जिसके जो शब्द सबके नामों के बदले बोला जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सर्वनाम यानी सबका नाम। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया हुआ है, हेमा कक्षा 4 की छात्रा है। हेमा रोज सुबह सोकर उठती है। हेमा अच्छा नृत्य करती है। अपन बार बार हेमा बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा ना। बार बार हेमा बोलने की जगह उसकी जगह क्या करेंगे? अपन सर्वनाम का यूज करेंगे। यानी कैसे? हेमा कक्षा 4 की छात्रा है। वह रोज सुबह उठकर सोकर उठती है। वह अच्छा नृत्य करती है। अब वह यहाँ किसके लिए आया है? हेमा के लिए। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, वह किसके लिए आया है? यहाँ पर वह आया है हेमा के लिए। वह अपना गृह कार्य हमेशा समय से पूरा करती है। उसको सभी लोग प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसमें उसको, वह, ये सब किसके लिए आया है? हेमा के लिए आया है। ऊपर के वाक्यों में आपने देखा, पेज नंबर 31 निकाल लो सब। ऊपर के वाक्यों में आपने देखा कि हेमा एक लड़की का नाम यानी संज्ञा शब्द है। इस नाम के बदले वह उसको अपना बोला गया संज्ञा नाम के बदले बोले जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, हेमा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फिर है, तो हेमा क्या थी? संज्ञा। और उसके स्थान पर अपन लोगों ने क्या यूज किया? वह, उसको, तो वो क्या हो गए? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाने वाले सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द ये हैं। मैं, मेरा, मैं आपकी बुक में से ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, बुक में से देखिए आप। मैं, मेरा, हमारा, इसका, मुझे, वह, वे, हम, उसको, इसके, हमने, आपसे, तुम्हारे, यह, उन्होंने, तेरा, तुम्हारा आदि। ठीक है, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब इसके बाद है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें आपके दिया हुआ है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में पेज नंबर निकालिए 32, पेज नंबर 32, 32।
वैसे 32 सबको समझ में आ गया? हाँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और 32, पेज नंबर 32 निकालिए। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, कहने वाले या सुनने वाले के विषय में बातचीत की जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपके में नहीं दे रखे हैं 4th में, बाकी जब आप 5th में 6th में पढ़ोगे ना तो इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। मतलब एक बोलने वाला, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, ठीक है, फिर आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो और अपन दोनों जिस किसी तीसरी के बारे में बात करें तो इस तरह से 3 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, कहने वाले या सुनने वाले के विषय में बातचीत की जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वो कह रहा है, मेरा बस्ता मुझे दे दो, मेरा बस्ता मुझे दे दो, तो मेरा क्या हो गया इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? मेरा। और ये कौन सा हो गया? कहने वाला, बोलने वाला। ठीक है, फिर है तुम्हारी परीक्षा कल से शुरू होगी, तो इसमें कौन सा आएगा? तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारी। फिर नेक्स्ट है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें या नहीं लग रहा, निश्चयवाचक लिख रहा है, निश्चय, या और लगा लेना। ठीक है, पीछे पेज नंबर 31 पर तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बुक में, तो आप देखो इस तरीके से निश्चयवाचक, चा के बाद या और लगा लेना। दिख रहा है ना बोर्ड सबको? बोर्ड सबको दिख रहा है? हाँ, तो चा के बाद या और लग जाएगा, और ऐसे ही अनिश्चयवाचक में भी चा के बाद या लगा लेना सब अपनी बुक में। ठीक है, बुक में नहीं लिखा हुआ है इस तरीके से। तो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर, चाहे वह पास हो या दूर हो, संकेत करते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल दिया, यह तुम्हारा घर है, या ठीक है ये कॉपी मेरी है, या ये बुक मेरी है, तो निश्चित हो गया कि ये बुक किसकी है? मेरी है ना। और अगर इसकी जगह हो कि ये बुक पता नहीं किसकी है, ठीक है, जैसे, तो इसमें क्या आ गया? अनिश्चयवाचक, मतलब हमको पता नहीं होता कि ये बुक किसकी है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, ये आपके मित्र हैं, तो इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये मित्र किसके हैं? आपके हैं। वह तस्वीर मेरे दादाजी की है, ठीक है, और इसकी जगह अगर कोई उसको नहीं पहचाने तो वो क्या बोलेगा कि पता नहीं ये तस्वीर किसकी है। ठीक है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। ठीक है, वैसे इजी है सारे चैप्टर आपकी क्लास में, आपकी इसमें बुक में सारे चैप्टर इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और रीडिंग करोगे घर पे तो सब बिल्कुल इजी चैप्टर है, और इनकी एक्सरसाइज है ना, आप खुद भी फिल कर सकते हो। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब कि जिसके बारे में समझ में नहीं आए कि ये किसकी है या नहीं है। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, मतलब दूध में कुछ पड़ा तो है लेकिन हमें नहीं पता उसमें क्या है। कई छात्रों ने पाठ को तैयार नहीं किया है, ये कोट किसी को धुलने के लिए दे दो। आ गया समझ में? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें किसी भी चीज का या वस्तु का पता चल जाता है निश्चित रूप से कि किसकी है, या तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक। और जिसकी में पता नहीं चलता वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक। वेरी गुड। सिर्फ नीरजा और अविका को समझ में आया है, बाकी कृतिका, ईशान, मैत्री सबको अच्छे से समझ में आया ना?
रिजुल, मोहित, अच्छा मोहित लीव कर गया, रिद्धिमा, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम को तो तुम अच्छे से पहचान लोगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसके पीछे। जो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो भी वाक्य होगा ना, तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग पहचान जाओगे कि ये कौन सा वाला सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप किससे मिलने आए हो, मतलब अपन जो भी प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न के पीछे अपन क्या लगाते हैं, प्रश्न के पीछे अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना। तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह से अपन को पता चल जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है इसमें, ठीक है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये इसमें संबंधवाचक कौन से होगा, इसमें एक तो जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी, यदि, तो, जैसा, तैसा, ये सारे शब्द कैसे हैं, संबंधवाचक शब्द हैं ये। और ये आपके है ना, उसमें अगर आपके में है कि नहीं, वो अभिकारी शब्दों में आएगा ये संबंध बोधक, ठीक है। जितनी अधिक विनम्रता होगी उतना अधिक फल मिलेगा। तो इसमें भी आप अच्छे से पहचान सकते हो कि इसमें जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना ये, ठीक है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए यूज करता है, जो हम अपने आप के लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। निज का वाचक क्या होता है, अपना, यानी जो हम अपने लिए यूज करते हैं या कर्ता के साथ अपनापन होने का आभास कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने स्वयं यह चित्र बनाया, तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक शब्द। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैंने और अपने में क्या आ गया, निजवाचक सर्वनाम। ओके, सबको आया समझ में? सबको आ गया ना? अब आज आपका होमवर्क है कि आप लोग है ना चैप्टर को रीड करोगे अच्छे से दोबारा, और फिर जो पीछे एक्सरसाइज है ना उनको फिल करोगे आप अपने आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं इसकी पीछे की एक्सरसाइज। ओके, आज आप लोग खुद करोगे, फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज फिल करवाऊंगी ना तो आप देखना कि आप लोगों ने कितना सही लिखा है, और खुद करने की कोशिश करना क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। अब निकालो आप पेज नंबर 8। आपके बुक के पीछे अपठित गद्यांश दे रखे हैं ना, वो निकालो पेज नंबर 85। ईशान अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी मैंने आपको बोला नहीं है। अब निकालो पेज नंबर 85। जिन बच्चों के पास बुक है वो निकालो पेज नंबर 85। निकाल लिया सबने? स्टार्ट करूं?
ओके, ठीक है। अपठित गद्यांश, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अपठित यानी जो हमने पहले नहीं पढ़ा है उसको बोलते हैं अपठित, ठीक है। और जो ये गद्य में होता है उसको गद्यांश। अब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो पढ़ी हुई, जैसे आपके जो चैप्टर मैंने रीड करा दिए रीडर के, ठीक है, जो रीडर के चैप्टर मैंने आपको रीड करा दिए, अगर उसमें से मैं आपको कोई पैराग्राफ बना करके और उसके क्वेश्चन आंसर बना के लिखूं तो वो क्या कहलाएगा? पठित गद्यांश। यानी वो चैप्टर आपने क्या किया है? पढ़ा हुआ है। और जो अपठित गद्यांश आता है ना एग्जाम में, वो हमने पहले कहीं पर भी नहीं पढ़ा होता, ना रीडर की बुक में पढ़ा होता है और ना ही ग्रामर की बुक में पढ़ा होता है। वो अपठित यानी जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 85 यानी पेज नंबर 85। अब इसको हमें अपठित गद्यांश को सॉल्व करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो आपके में लिखा है कि अपठित गद्यांश को कई बार पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, अगर वो एक बार में समझ में नहीं आता तो हमको वो क्या करना चाहिए? बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें उनके सबके आंसर क्या होता है? उसी 4 लाइन में 5 लाइन में जितनी भी लाइन का गद्यांश होता है ना उसी लाइन में देते हैं। पेज नंबर बेटा कितनी बार बोल चुकी मैं? 85, पेज नंबर 85 85, ठीक है। उसकी प्रमुख बातों के नीचे पेंसिल से निशान लगा लेने चाहिए। उत्तर देते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। इसके आंसर लिखते समय बिल्कुल जो आंसर है छोटे से छोटा वही बना के लिखना चाहिए। और शीर्षक की खोज यथाशीघ्र कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। आज रंजना का जन्मदिन है, ठीक है। इसके नीचे वाला ही फर्स्ट वाला ही मैं रीड कर रही हूँ। आज रंजना का जन्मदिन है, घर पर ही केक काटने की तैयारी चल रही है। उसकी माताजी ने हरे पीले रंग की बूटी वाली चमकीली साड़ी पहन रखी है। उसका भाई अपने मित्रों के साथ छत और दीवारों पर गुब्बारे लगा रहा है, ठीक है। जन्मदिन किसका है? आज रंजना का, है ना। और घर पर क्या हो रहा है? केक काटने की तैयारी, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी घर पर ही हो रही है। फिर है, और उसकी माताजी ने किस रंग की साड़ी पहन रखी है? हरे और पीले रंग की, हरे और पीले रंग की बूटी वाली चमकीली साड़ी पहन रखी है। उसका भाई अपने मित्रों के साथ छत और दीवारों पर गुब्बारे लगा रहा है। गुब्बारे कौन लगा रहा है? उसका भाई। किसका? रंजना का। और किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। रंजना अच्छे कपड़े पहने हुई है। थोड़ी देर बाद वह केक काटेगी। वह आज बहुत प्रसन्न है। अब मैं इसका क्वेश्चन बोलती हूँ और आप क्वेश्चन चैट बॉक्स पर लिखोगे, ठीक है। चैट बॉक्स पर क्वेश्चन आंसर लिख के भेजोगे। बताओ आज किसका जन्मदिन है? आपको अच्छे से समझ में आया ना ये गद्यांश? आज किसका जन्मदिन है? शॉर्ट में ही आंसर लिख दो आप चैट बॉक्स पर, पूरा आंसर मत लिखो, शॉर्ट में ही लिख दो कि जिसका जन्मदिन है ना, तो शॉर्ट में ही लिख दो बस। हाँ, आज रंजना का जन्मदिन है। वेरी गुड अबिका, नीरजा। ईशान आप तो सबसे पहले टाइपिंग कर रहे थे, आप क्या हुआ? आपका तो आंसर आया ही नहीं और सबसे पहले टाइपिंग करना शुरू किया था आपने तो। ठीक है, फिर रंजना का भाई क्या कर रहा है? रंजना का भाई क्या कर रहा है? बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका भी। रंजना का भाई क्या कर रहा है?
ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि रंजना का भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुब्बारे लगा रहा है। ठीक है, रंजना का भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुब्बारे लगा रहा है। माता जी ने कैसी साड़ी पहनी है? माता जी ने कैसी साड़ी पहनी है? इसका भी छोटा सा आंसर है। बताओ, माता जी ने कैसी साड़ी पहनी है? यस, माता जी ने हरे और पीले रंग की साड़ी पहनी है। फिर है, किसकी तैयारी हो रही है? ये सारी तैयारी किसकी हो रही है? बताओ, किसकी तैयारी हो रही है? ये केक काटने की, बिल्कुल सही है। घर पर ही क्या हो रहा है? केक काटने की तैयारी हो रही है। अब आप लोगों को देखो, सारे आंसर आपने खुद ने ही निकाले हैं ना, सारे आंसर आपने खुद ने बता दिए। तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। जब भी पेपर में आपके ये अपठित गद्यांश आता है तो उसको ध्यान से पढ़ना। ओके।